हेलो। आवाज आ रही है बेटे? हेलो सर। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है बेटे? हाँ सर, आ रही है आवाज। हेलो। जी। हेलो। हाँ, नहीं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ओ, अच्छा। हेलो। हाँ, अभी हो गया, अभी ठीक हो गया। हेलो। हाँ सर, हाँ ठीक। ये हमारे तरफ से प्रॉब्लम थी। तो आपने वो लेक्चर देख लिया था जो सैटरडे को हमने बनाया था? हाँ सर, हम सैटरडे को लोग, नहीं, फ्राइडे को ना। हाँ फ्राइडे को, हाँ। हाँ। और समझ में आ गया था आपको? हाँ सर। ठीक है। काफी क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो मैंने आपको ये दिखाया भी था। टाइप ऑफ डिफेंस, अभी हाँ। हम इसी चैप्टर पे चल रहे हैं एग्जैक्टली, कि सारा क्लियर हो जाए ना। क्योंकि ये हम्म। क्वेश्चन आने का मतलब है कि जो CSIR के लोग हैं वो फ्रेम अप करेंगे बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन, है ना। बर्ड्सन मिट्टी क्या है, जो अभी अभी चलेगा इकोलॉजी का। क्योंकि इकोलॉजी इतनी आसान साइंस नहीं है जितना देखने में लगता है। राइट। काफी डेप्थ में जाके इसकी स्टडी होती है। इजी इसलिए है कि थोड़ा सा मतलब आपको बहुत मैथ नहीं लगानी है, बट फिर भी मैथमेटिकल पार्ट है इसमें। और देखो जैसे अब ये क्वेश्चन है ना, रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ टाइम रिप्रोड्यूस बॉडी साइज फॉर मेल एंड फीमेल। इसकी भी एक लॉजिक है कि क्यों ऐसा हुआ। न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मल्टीपल इवोल्यूशन नोट कर लो, इसको भी मैं पढ़ाना ही है, अभी पढ़ाया नहीं है। ठीक है ना। हैबिटेट नीच उस दिन पढ़ाया था। पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर, है ना, सारा हो गया था। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये सारा बता दिया था आपको। फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी पिरामिड, हैबिटेट नीड्स उस दिन। कैरिंग कैपेसिटी, देखो मैंने देखा कि इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम अप हो रहा है कैरिंग कैपेसिटी पे। The largest population that given environment can support over long period of time। जैसे कहते हैं ना, अभी चाइना इतना बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब फूड प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है, उसी पे उनकी स्पीसीज सर्वाइव करेगी। हमने देखा होगा चाइनीज क्या करते हैं, हर जानवर को खा जाते हैं। दुनिया में कोई भी जानवर बचा नहीं जिसको खाया ना हो। उसकी प्रॉब्लम यही कि वहाँ फूड ही नहीं, तो अब वो सोच रहे हैं पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लो। इंडिया, तिब्बत, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, सबको कब्जा है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रेडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप वो कर रहा है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, को इवोल्यूशन, ये 4 टाइप के इंटरेक्शन हमेशा याद रखना है ना। कंपटीशन, प्रेडेटर, प्रे, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। प्रेडेटर प्रे भी तो काफी लॉजिकल मॉडल भी है ना। और कैसे कंपटीशन पे भी काफी है। कंपटीशन आपको बता ही दिया था कि when two individuals are going to compete for resources, and the resources are very limited, so that can support the population. So predator prey relation already we have discussed. What are the adaptation of prey, what are the adaptation of predator, right? Canine class, camouflage, speed, all these are the predator adaptation. Okay, clear? ये कैमरा, so mimicry, speed, camouflage, काफी काम कर रहा था कल, आज भी काम किया थोड़ा। सिम्बियोसिस में काफी जैसे टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी, लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजी है। सिम्बियोसिस वो नहीं है जो आप अभी तक पढ़ के आए, राइट। सिम्बियोसिस इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, दिस इज अ राइट डेफिनेशन ना। लॉन्ग टर्म एसोसिएशन कहीं भी मिलता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म होगा तो प्रेडेटर प्रे हो जाएगा, राइट। वो खत्म कर दिया, मार दिया, खत्म। शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म है तो सिम्बियोसिस। म्यूचुअलिज्म, कम्युनिज्म, पैरासिटिज्म। Mutualism में we have discussed a lot of example. For example, bacterial intestine, coral millipede, commensalism, sark and remora, right? And other organism
मे बी अफेक्टेड और अनअफेक्टेड, तो वो प्लस माइनस वाला रिलेशनशिप देते हैं, ठीक है ना। पैरासिटिज्म इज ऑल्सो काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बट अदर वन इज हार्म, सर्टेनली गोइंग टू बी हार्म, तो माइनस हो गया, प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, एक को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट के जितने भी पैरासाइट्स हैं that is living on the plant part, tomato, hornworm and wasp. Co-evolution, this is a quick recap of the earlier lecture, क्योंकि मुझे लगता है काफी रिवीजन की जरूरत है. This is also a long term changing interactions, right? But they are very close to each other. Jैसे flower and pollinators, that is very very important. Flower and pollinators, this is the biggest example of co-evolution. डार्विन ने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया था, बट उस टाइम पे उन्होंने दूसरी थ्योरी दी थी, उसको हम डिस्कस करेंगे. कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट जिसमें आया थी बात, गैलपेगो आइसलैंड का पूरा अगर आप देखोगे तो एक बड़ा साइंटिफिक का बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हाउ गैलपेगो आइसलैंड, डार्विन को अगर देखोगे तो ही वाज ए काइंड ऑफ एवरेज स्टूडेंट इन द क्लास, बट उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बल पे इतनी बड़ी डिस्कवरी कर ली, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन. तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट है और थोड़ा शांत हो, देन यू कैन गो अहेड. बबूल के पेड़ पे आपको चींटी मिलेगी, दैट इज अ को-इवोल्यूशन, मतलब साथ में ग्रो कर रहे हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं कर रहा. Habitat and niche we have discussed a lot. Habitat is a kind of home. Definition you must know, then only you can know about the different terminology used in the population, their kinetics. So physical environment that support a species, right? That physical environment is called the habitat. Okay, that is a place where living organism is going to live safely. एंड सेफली मतलब जैसे अब देखा होगा कि इन ह्यूमन ऑल्सो मेनी फैमिलीज, अगर अपने पड़ोस में बहुत परेशान है तो वो लिख देते हैं कि आई वांट टू सेल दिस हाउस एंड आई वांट टू शिफ्ट टू अदर प्लेस, है ना. देयर इज काइंड ऑफ कि उनको सेफ्टी नहीं है. इंडिया में से बहुत सारे ऐसे प्लेस हो गए हैं वेयर पीपल आर गोइंग टू क्या बोलते हैं, गोइंग टू डिक्लेयर कि हम सेफ नहीं. तो हैबिटेट इज अ काइंड ऑफ दैट प्लेस वेयर इट कैन फाइंड फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड मेट्स. ये तीन सारी चीजें होनी चाहिए, अदरवाइज स्पीशीज लॉस्ट. हैबिटेट इज अ काइंड ऑफ द थिंग्स दैट गिव्स यू बोथ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोटिक, है ना. फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड एवरीथिंग. तो बहुत ही ध्यान से देखना है, सुनना है क्या मैं बोल रहा हूँ, एंड देन यू कैन बी एबल टू habitat. Home, habitat is the physical area where the species lives. Physical abiotic factor, temperature, rainfall, sunlight, fire and drought, everything is the abiotic factor. So habitat includes abiotic and biotic factor both. Analysis accurate होनी चाहिए. Ecology means analysis आपको perfect होनी चाहिए. Niche, what is the niche? जैसे जॉब कोई करता है, हाउ दे आर मेकिंग ए ऑर्गेनिज्म फिट टू सर्वाइव, है ना. निच इज द रोल ऑफ ए स्पीसीज दैट प्लेड इन द इकोसिस्टम. तो आप ये एग्जांपल से समझ गए होंगे, राइट. ये क्या कर रहा है ये, ठीक है ना. चिड़िया जो है चिड़िया को खा नहीं रहा मगरमच्छ, चिड़िया अपना रोल कर रही, दैट इज अ नीच. वो चिड़िया हमेशा अपना रोल करेगी क्योंकि उसको पता लग गया कि मगरमच्छ ने इसको नुकसान नहीं पहुंचाना. एलिगेटर इज नॉट गोइंग टू ईट देम, दे आर सेफ, एंड बर्ड इज गेटिंग द फूड एज वेल एज द सेफ्टी, है ना. फूड विथ सेफ्टी. और उसको क्या है कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो भी आपको, ठीक ना. सो नीच एंड कॉम्पिटिशन गेट इन वेयर यू फिट इन, जहां पे आप फिट होते हैं. एंड यू कैन सी द ट्री, राइट. तो ट्री का आपको दिखा देता हूं. यहाँ पे एवरीथिंग इज गोइंग टू सर्वाइव, राइट. ब्रांचेस, रूट से लेके एक पेड़ क्या होता है, ट्री इज गोइंग टू
सर्वाइव ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। कहते हैं ना कि पेड़ एक जीवन देता है, तो जीवन एक नहीं देता, अनेकों जीवन देता है। इट्स गोइंग टू give a shelter of a lot of, from root to leaves, branches, leaves are the habitat of bees, wasps, है ना, moths, squirrel, सारे रहते हैं। अगर आप देखोगे आपका दिल खुश हो जाता है सुबह जाके टहलते हो पेड़ के नीचे। तो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में पेड़ काटने लगे थे, तो अभी बहुत सारे रूल आ गए कि भाई आप जितने पेड़ काटोगे उसका 2 गुना लगाओ। दैट इज द रूल गिवन बाय सिस्टम को, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि अगर रोड बनती है, कोई कंस्ट्रक्शन होता है, तो दिस इज मैंडेटरी। सो ट्रंक इंसेक्ट है, लार्वा ये भी रहते हैं। रूट एंड लीटर जो बैक्टीरिया, अर्थवर्म, वुड लाइस एंड फंजाई। कंपटीशन, टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विल compete in the same species, ये बात किया था। Inter-specific competition is competition among member of same species, and inter-specific competition different species. Okay, so ये सारा डिस्कस हो चुका है। Relationship is very important. Relationship means predation, competition, symbiosis, commensalism, mutualism, and parasitism. CPM, Communist Party of India. Symbiosis is the full form of CPM, यानी competition, commensalism, जैसे भी याद कर लो, commensalism, mutualism and parasitism, not competition. Competition is a separate part, right? Symbiosis, the classification terminology is first. Herbivory is a kind of animal versus plant. So whenever the animal is trying to harm the plant and going to make them dead, then this kind of predation and prey relationship between the plant and organism, right? Plant and organism is called as a herbivory, right? So अगर insect, if the insect is eating the plants, they are making damage its part. That is kind of herbivory. It's a kind of prey and predator relationship. Competition already we have discussed. Symbiotic relationship. Commensalism is a plus नहीं है, plus zero है, right? Whenever one is benefit and other is not affected, then zero. Parasitism, it's affected, one is affected, so plus minus. Okay. Yes, sir. So co-evolution, understand well, occur when species in ecological relationship evolve in response to change in each other. Co-evolution can result from feeding relationship and symbiotic relationship. Resources already discussed that whatever the feeding support is there for an animal, that is called as the resources, right? Resources may be oxygen, may be water, may be sunlight also. So all these are very limited. So population ecology हमें पढ़नी है, that is important. Why this is important? अभी इसको start करने के पहले I was looking for this chapter exactly. चलो मैं इसको separate ही कर लेता हूँ। मैंने एक book start कर दी लिखना. If you want, you can participate for the and कुछ chapter हम लोग लेंगे। और हमारा ये आइडिया कि जो भी चैप्टर लिखेंगे उसकी पीपीटी भी हम लोग लास्ट में चैप्टर लिखने की बना लेंगे, है ना। तो एक वेब रिसोर्स भी हो गया कि अगर किसी को चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो वी कैन एक्सप्लेन कि भाई ये चीजें कैसे हो रही हैं। अगर वो गायब हुआ तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, तो आपको जरूरत पड़ेगी रिकॉर्ड की, डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, आपको समझना पड़ेगा, है ना। 16 एस आपने समझना पड़ेगा। आप जैसे कहते हैं कि अचानक रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है चैप्टर, है ना, ट्रांसक्रिप्शन, बच्चा घबरा जाता है, ये क्या है ना। हम वहां पे जबरदस्ती बताते हैं ये है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आता, मतलब सम ब्रोकन थिंग्स आर देयर, वो कनेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम ये बताते हैं कि यार हाथी इतना बड़ा है, कितना रेट होगा इसका ट्रांसलेशन, कितनी प्रोटीन पर डे बनती होगी, है ना, तो
तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। एक चूहा है तो उसका रेट ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा, एक बैक्टीरिया है तो उसका रेट ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा। मीन्स वी आर गिविंग ए कंपैरेटिव। आपको ऐसा ग्राफ अगर एग्जाम में मिलता है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि विच वन इज द फंडामेंटल नीड्स एंड विच वन इज द रियलाइज्ड नीड्स। जो सबसे कम होगा, राइट, विच वन विल बी द लेस और स्मॉलर, दैट विल बी द रियलाइज्ड नीड्स। क्योंकि फंडामेंटल नीड्स जो होता है वो ब्रॉडर होता है। दिस इज ए ब्रॉडर कैटेगरी, ठीक है ना। तो हमें डिस्कस भी ऐसे ही करना, अनरिलेवेंट चीजों को सारे छोड़ देना है बुक्स में, राइट। मेक द डायग्राम, एक्सप्लेन इट्स लॉजिकली, राइट, सो दैट एग्जैक्ट जो कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी का वो मिस ना हो। वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट फैक्चुअल, है ना, बट इट शुड बी कनेक्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। तो एक तो ये हो गया, एंड अदर थिंग्स इज वो मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ता है ये सारी इंफॉर्मेशन निकालने में। तो मैं सोच रहा था कि ये भी एक पार्ट है, दैट इज कम्युनिटीज, है ना। अबाउट द कम्युनिटीज, वी डोंट नो अबाउट द कम्युनिटी सक्सेशन एंड द क्वेश्चंस आर देयर, राइट। सो देन यू कैन सी द कम्युनिटी, हम पढ़ रहे हैं, यू कैन सी we should know about the characteristic features of the communities, element of communities, size and structure is also very important, then pattern of community, that is called the succession. Then it comes to species interaction. This is very, very important in point of survival. If you want to understand why a living being is surviving or there in the environment, how their number is increasing, decreasing, है ना। क्योंकि अब देखो चीता भी खाना खा रहा है, बिल्ली भी खाना खा रही है, बट स्टिल बोथ आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। तो क्या रिलेशनशिप है, तो दैट वी आर गोइंग टू जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, नॉट टेकिंग मच टाइम। कम्युनिटीज, बिकॉज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटीज, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस व्हाट इज कम्युनिटीज। वी हैव डिस्कस दैट देयर इज ए individual populations, individual, then they are making the populations, ठीक है। and this population, entire population, मान लो ये रैबिट है, चलो मैंने ऐसे कार्टून बना दिया, ये पॉपुलेशन हो गई। पॉपुलेशन मीन दे कैन ब्रीड। सो नाउ वन entire population and their environment, physical environment, right? समझ पा रहे हो? This will be called as communities, ठीक है ना। communities में आपको ये है कि the species, this population is there, and not only this population 1 may be there, P1, P2 may be there, P3 may be there, है ना। So it may be various population and that may be present there. So this may be various population that is thriving in the environment. So that's why this is called as a communities, right? So communities, if you're talking, then why we're discussing the community? Because they have to survive, right? Everything is life, because we are studying the life science, huh? So communities has to survive, and this survival depends on various things. जैसे कहते हैं ना, हमारे इंडिया में भी कहते हैं यार पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, राइट, so there should be bill, है ना। अब जैसे बहुत सारी कम्युनिटीज हैं हमारे इंडिया में, हिंदू कम्युनिटीज है, तो दे आर वेरी टॉलरेंट एंड बहुत ही इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, दे सपोर्ट लाइफ। कुछ ऐसी कम्युनिटी है, दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दी साइंटिफिक थिंग्स, है ना। उसमें इनब्रीडिंग हो रही है और 4 मैरिज हो रही है ना। तो ऑल दैट काइंड ऑफ अनसाइंटिफिक थिंग्स आर देयर। तो अब क्या है कि अब दूसरे कम्युनिटी के लिए ऐसी स्पीसीज थ्रेट बन जाती है, राइट, बिकॉज दे आर अनह्यूमन, है ना। दे आर किलिंग। अभी जैसे पाकिस्तान में किलिंग कर दिया, एक पर्सन ने कुछ बताया कि भाई ये चीजें नॉनसेंस है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, बस उसको मार डाला जला के, राइट। सो दैट इज अ काइंड ऑफ कम्युनिटी दैट आर पोजिंग थ्रेट। अभी क्या होगा, वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है, राइट, क्योंकि
वन कम्युनिटी, जैसे अब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान को खत्म कर दो, जिहाद कर दो, राइट, पूरे वर्ल्ड से हिंदू क्रिश्चियन सबको मार डालो, तो दैट काइंड ऑफ थ्रेट तो इस तरह के जानवरों में भी होते हैं, राइट. सो ए बायोटिक कम्युनिटी इफ यू आर टॉकिंग, सो दे देयर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन द ट्रिपल डी. ट्रिपल डी यानी डाइवर्सिटी, डेंसिटी एंड डोमिनेंस. अच्छे से समझ में आ गया? डोमिनेंस, डाइवर्सिटी, अगर डोमिनेंस होंगे तो फिर उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, राइट. एंड हो सकता है कि उसमें से कोई टॉलरेंट हो जाए, कोई अच्छा हो जाए, तो दे कैन बी डिस्पर्स, तो या कोई मूव कर जाए, है ना. तो दैट इज अ कम्युनिटी. तो दैट इज a species they are various type. Species diversity may be there within a biotic community because they have a lot of things. अब कोई ऐसा तो है नहीं कि जैसे ये अब इन्वायरमेंट हो एंड दिस इज ए ट्री, ठीक है ना. अब ये ट्री है, तो आप ह्यूमन बीइंग हो, तो आपने अपना घर बना लिया, उसमें मच्छर नहीं जाएगा, इंसेक्ट नहीं जाएगा, है ना, टर्माइट नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा. यू आर लिविंग एट अ सेफ प्लेस. लेकिन ओपन में क्या है? एवरीथिंग इज देयर, राइट. एवरी एनिमल इज देयर, देयर इज ए प्रोड्यूसर, जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो प्लांट इज ए प्रोड्यूसर, एंड देन प्रोड्यूसर को यूज करने के लिए देयर इज ए कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर के बाद जो बचा, जैसे इकट्ठा हो गया, बहुत सारी लेफ्ट हो गई, तो दैट दे आर ऑल decomposed. So then now the question can be asked about the percent energy flow in the environment. तो इस पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिला था मुझे, वी हैव डिस्कस आई थी, कि जो हमारे हिंदू रिलीजन में कहते हैं कि मीट नहीं खाओ, है ना. You should avoid eating meat, eggs, right? आपने सुना भी होगा, करेक्ट. तो why meat, eggs are avoidable? तो यहाँ से आपको पता लगता है दिस इज साइंटिफिक, क्योंकि जो वेज है प्रोडक्ट, उसमें 100% सपोज एनर्जी है, तो 1% के रूल के हिसाब से लास्ट में जो होता है मीट, इसमें सिर्फ 1% ट्रांसफर होती है. और जो मैंने खाया इस मीट को, तो जब हमने खाया ही 1% का 1%, it means meat eating animals are having very less energy. अब हिरन जितना तेज भाग लेता है, शेर थक जाता है, गिर पड़ता है ना, क्योंकि वो मीट ही खाता रहता है, तो मीट ही पसंद है. अभी भी देखो कि बहुत सारे जैसे न्यूज बन जाती है कि कोई कार्निवोर्स है, वो अचानक से घास खाने लगे, है ना, प्लांट्स खाने लगे, है ना. तो साइंटिस्ट आर फोकसिंग कि ये क्या हो रहा है ना. या कोई एनिमल, चलो वो तो अलग है कि कोई एनिमल प्लांट से शिफ्ट हो जाए मीट में, ये तो, बट मीट से प्लांट में शिफ्ट होना, इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट. ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाई, व्हिच वन इज द बेटर फूड, मीट और वेज. व्हाट यू कैन से, वेज इज द बेटर फूड एज पर एनर्जी लॉ. Growth and structure, community is usually described in terms of growth forms. So characteristic of community, dominance. Dominance means ecological. Ecologically, which one is the dominant? Alright. So in terms of the physical characteristic, जो बड़ा होगा वो जीतेगा, right? So ecological dominance. Succession. Succession means suppose everything. This is a place. इसमें आग लगा दे, फायर कर दे, राइट, एवरीथिंग बर्न आउट, नो स्पीसीज लेफ्ट. देन which one is the first species to arise, and then it will give rise to second species to arise, and then third, then fourth. This is called as the success, right? This is called as the success. ठीक है. Succession is very important in a community because they are give rise to development of various species or populations, है ना, in directional way at the time. Then trophic level. Trophic level is also very important for the survival of all the animals or all the communities, है ना. So
what we can say traffic level 1, traffic level 1, traffic level 2, traffic level 3. So all these have been designated starting from the producer, then consumers, then decomposers. All these are the traffic level. And the last traffic level is decomposer, because they have capability to convert everything. They are going to convert, they are going to decompose everything. तो इस पे एक मुझे याद आया, एक लड़की को नोबेल प्राइज नॉमिनेट हुआ था ड्यूरिंग हर पीएचडी. यू विल सरप्राइज टू नो, कैन यू गेस व्हाट शी डिड? जीनियस. उसने बड़ा ही सिंपल, उसको एक टास्क दिया गया था, एक पीएचडी का प्रोजेक्ट था उसका. शी वाज फ्रॉम लॉस एंजल्स अमेरिका. उसने, उसको गाइड ने बड़ा इरिटेट होते थे उसके बिहेवियर से. ठीक है, तो समटाइम बैड इन्वायरमेंट गिव्स यू ग्रेटर अपॉर्चुनिटी. तो उसने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, इन्वायरमेम एंड इकोलॉजी इस पे काम करो. और उसको ऐसा टास्क दिया जो जिंदगी में कभी पॉसिबल ना हो. मतलब उसका ये एम था, गाइड था कि शी शुड लेफ्ट एंड रन अवे. वो लड़की भी बड़ी हिम्मती थी. ठीक है ना. उसने कहा चल बेटा तू दे दे, कितना भी टफ दे देगा मैं कर लूंगा. राइट. सी एक्सेप्टेड चैलेंज. उसके गाइड ने क्या दिया होगा? तो उसकी गाइड ने दिया था कि आप जीरो वेस्ट पे काम करो. नहीं समझे? वर्क को बोलता जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी. जीरो वेस्ट मतलब जैसे मान लो किचन में आप हो, तो हाउ यू कैन प्रोड्यूस जीरो वेस्ट. आप मार्केट में जाते हो, राइट, तो फिर कैसे जीरो वेस्ट होगा? तो सी कनेक्टेड एवरीथिंग. सी वाज थिंकिंग कि जब पहले तो उसने हैबिट अपने घर से स्टार्ट करी. ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग को लाइफ गाइड ने कोई प्रोजेक्ट दिया तो हम लोग सोचते हैं अरे जल्दी से ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, थीसिस जमा करो एंड दैट्स इट, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ. राइट. वी आर नॉट टचिंग द लाइफ, वी आर अवे फ्रॉम द लाइफ डिस्पाइट ऑफ बीइंग ए, है ना, लाइफ साइंसेस स्टूडेंट्स. हमारे इंडिया में ये कल्चर ही नहीं है कि हम लाइफ साइंस पढ़ें तो हम बिहेव करते हैं पॉलिटिकल साइंस की तरह. पढ़ते हैं लाइफ साइंस, बिहेव करते हैं पॉलिटिकल साइंस. है ना, कि भाई कहीं से मिल जाए कॉपी, लाइब्रेरी से कॉपी कर लें, चोरी कर लें. अभी देखो कितने स्ट्रिक्ट रूल आ गए, कॉपी नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सॉफ्टवेयर आ गए. तो चोरों से बचने का ऐसे जो थीसिस लवर्स हैं, डिग्री लवर्स, थीसिस नहीं डिग्री लवर्स, कि वो सिर्फ एक ब्रांड नेम करते हैं लाइफ साइंस में एमएससी पीएचडी है, बट दे आर हैविंग नन वैल्यूज. क्यों? क्योंकि देखो इसका गाइड ने दिया कि जीरो वेस्ट. जीरो वेस्ट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, है ना. तो गर्ल ने सोचा कि यार हम घर में जो किचन में काम करते हैं तो वी आर प्रोड्यूसिंग एवरी डे एटलीस्ट 1 to 2 kg वेस्ट. ठीक है ना. तो महीने का कितना हो गया? दिस इज अराउंड 60 kg. और अगर 12 मंथ का मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज अराउंड, है ना, एक पर्सन ये कर रहा है, एक पर्सन. राइट. तो अगर ऐसे 5 पर्सन का डेटा तुम कैलकुलेट करो, 10 का कर लो, इजी हो जाएगा. तो 10 का ये 720 में से 10 मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी अराउंड 7200 kg फ्रॉम वन होम. अभी कैलकुलेट कर पा रहे हो? है ना. हाँ. 1000 डिवाइड करो, टन में आ जाएगा. 7.2 टन्स वेस्ट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम एवरी हाउस. तो सी वाज सरप्राइज कि अगर इतना कचरा अगर ये 50-100 सालों तक इकट्ठा होता रहे तो हाउ मच इट विल बी. और पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब ह्यूमन तो रहने का स्पेस ही नहीं रहेगा. है ना. तो सी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी. सी वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. मैं उसका पढ़ा स्टोरी तो आई एडमायर्ड हर थॉट. तो उसने क्या किया कि सी स्टार्टेड वर्किंग ओवर द होम, खुद के ऊपर काम करना सीखा. तो उसने देखा कि एज सुन एज सी लेफ्ट द होम, तो फ्रॉम वेयर सी कलेक्टिंग ऑल द गार्बेज, दिस इज द मार्केट. मार्केट से वो ला रही है सारा कचरा घर में. ठीक है.
मार्केट से हम क्या क्या ले रहे हैं, हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, ठीक है। साथ में क्या ले रहे हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज है, पॉलीथीन। ध्यान से समझना, ये डिकम्पोजर के ऊपर बात कर रहा हूँ, राइट। तो पॉलीथीन लेते हैं, तो पॉलीथीन वो सोचिए कि पॉलीथीन तो पहले ले जाना पड़ता है, राइट। पॉलीथीन शुड बी अवॉइडेड। चलो ये तो खरीद, ये तो अवॉइड नहीं कर सकते ना, ये तो करेंगे। फिर इसने क्या किया, उसने डस्टबिन डिफरेंट टाइप के लिए, राइट। तो जैसे अब हमारे यहाँ कौन सा है, ग्रीन वेस्ट का, राइट, ग्रीन वेस्ट, ये हो गया ग्रीन वेस्ट। अब ये हो गया रेड वेस्ट, मतलब जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसने क्लासिफाई कर दिया रेड वेस्ट में। एंड एक येलो वेस्ट कर दिया, येलो वेस्ट जिसको रीयूज कर सकते हैं ना, जैसे पॉलीथीन भी मान लो ले ही आए तो ऐसा नहीं है 0% कर देंगे, बट दैट कैन बी रीयूज, ओके। ये 3 तरह का उसने क्लासिफिकेशन किया अपने घर में, एंड सी स्टार्टेड कैरिंग ओवर द कैरी बैग्स। बात समझ गए उसने क्या लॉजिक लगाया, ताकि हमारा ये रेड वाला जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज पहले ना आए। हाँ, फिर इसने क्या किया, एक बड़ा सा डिकम्पोजर लिया बॉक्स को, ठीक है, और इसमें इसको फेंकने के बजाय सी स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू द बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। फिर इसने क्या किया, एक अपना स्टोर हाउस खोला ठीक है, स्टोर हाउस खोला घर के बगल में, जहां ये बायो फर्टिलाइजर पैकिंग करके सेल करती थी, रख देती थी, वो लोग आते थे अपना खरीदते थे वीकेंड में, ठीक है ना, क्योंकि ये रोज थोड़ी बनेगा बायो फर्टिलाइजर, ये वीकेंड में या मंथ बनेगा। तो ये वेस्ट आपका सारा डिग्रेड हो। अब जो रेड वेस्ट है उसको भेज देती थी म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को, राइट। फिर चलो ये है ना, फिर इसने इस पे काम करना शुरू किया कि ये ज्यादा ओवर हो रहा है कि ये हो रहा है, तो ये तो पूरा डिकम्पोजर ने इनको कन्वर्ट कर दिया बायो फर्टिलाइजर, राइट। तो ये खत्म हो गया, रेड ये वाला तो खत्म हो गया, रेड वाला रह गया येलो, दैट कैन बी रीयूज। तो इसको भी इसने सेल करना शुरू किया कि भाई जो हमारे काम करेंगे लोग सेल करें, तो सिर्फ इसका रह गया। इसके लिए सी रियलाइज दैट कि वी शुड डेवलप टेक्नोलॉजी। समझ में आ गई बात, जीरो वेस्ट का। और उसने अपने घर में लास्ट 12 मंथ का जो उसका पूरा था, यू विल सरप्राइज 1.2 kg था। इसने इस टेक्निक को अप्लाई करके उसने केवल 1.2 kg का पूरा डेवलप किया। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट शी डिड, है ना। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, बट दैट वाज ए यूनिक थिंग्स। तो यहाँ तो किसी को बोल दो तो लड़ाई कर लेगा तुम अपना काम करो, तुमसे मतलब क्या है, राइट। दिस इज a 10% rule, है ना। So herbivores, sorry, producers are having the more energy level than the carnivores. So that's why 10%, 1% नहीं 10%, 10 to 40% energy transfer to the next level. This is the aquatic food where everything is connected. आप अगर एक भी चेन तोड़ दी, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। This is a primary producer, primary consumers like zooplankton, secondary consumers, carnivores, then tertiary consumers, carnivores, ये सारे carnivores की कैटेगरी में आते हैं। हम लोग किस में आते हैं, omnivores। हम लोग सब कुछ खाते हैं सांप, बिच्छू, आउल, माउस सब खाते हैं। चाइनीज ने तो कमाल कर दिया है, दे आर, है ना, उनके लिए कुछ नहीं है जिसको खाते ना हो। तो प्राइमरी से हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स एंड फीड ऑन प्लांट्स, ऐसे क्लासिफिकेशन पूछ सकता है ना। इंसेक्ट क्या है, दिस इज हार्बिवोर्स, राइट। माउस omnivores, owl carnivores, okay. That can be asked in the matching questions. Size of community
obviously the population, agar environment is favorable, then population will go ahead, otherwise they will be in the risk zone. So sometime communities are going to develop over the small size. They are called the small communities. Small communities. Small communities are possible over leaf surface, fallen logs, litter, soil. ठीक है? Okay. So based on that, you can classify these communities into the, for example, mesophyte. What is mesophyte? Hydrophyte and xerophyte. Mesophyte, moderate soil habitat. Moderate soil habitat. Xerophyte, dry habitat. Hydrophyte, aquatic. ठीक है ना? तो डिपेंड्स ऑन द हाइड्रो मीन्स वाटर, तो ये कौन सी कम्युनिटीज हो गई? एक्वेटिक. जीरो मीन्स ड्राई. मिजो मीन्स मॉडरेट. राइट? ऑल दीज आर communities, surviving community structure, deciding community structure, composition, their density, right, and their stratification. So यानी एक तरीके से कह सकते हैं community are surviving based on the abiotic, है ना, physical availability, environment. What is the spatial? Spatial means several species having their own माइक्रो हैबिटेट, है ना? इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब आपको एक दिन बताया था कि सम गर्ल्स वेयर, गर्ल्स एंड बॉयज जो यंग होते हैं 12 to 15 वाले, वो आपने देखा होगा बहुत हेवी डिओज यूज करते हैं. डिओज जानते हो ना? हाँ हाँ, डिओड्रेंट. डिओड्रेंट. हाँ, बहुत ज्यादा यूज करते हैं. तो एक लड़की को बहुत ज्यादा स्किन एलर्जी होगी, राइट? तो सी वेंट टू डॉक्टर के पास में. ठीक है, तो डॉक्टर ने पकड़ तो लिया कि एलर्जी है, राइट? वो लड़की क्या करती थी, 10 तरह के स्मेल डिफरेंट केमिकल के बने हुए डीओस को यूज करती थी, एंड शी वाज नॉट लिविंग. कितना भी ट्रीटमेंट हो फिर वो हो जाए, राइट? तो डॉक्टर ने देखा कि सी हैज डिस्टर्ब ऑल द माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया. जो स्किन फ्लोरा बोलते हैं इसको, स्किन पे पॉजिटिव फ्लोरा भी है, निगेटिव भी है, राइट? तो इसने क्या किया, केमिकल देके ये सबको पॉजिटिव फ्लोरा जितने इनको किल कर दिया, राइट? और वो केमिकल डिग्रेड नहीं हो पाया, वो चला गया बॉडी के स्किन से अंदर. अभी बात समझ गए? तो दैट वाज इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो हैबिटेट. माइक्रो हैबिटेट में देखोगे एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मेल का स्मेल अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, किसी एनिमल का अलग होता है. तो ऑल दे डिपेंड्स ऑन दे आर बिकॉज ऑफ माइक्रो हैबिटेट ऑफ सम स्पेशल फ्लोरा, है ना, जो कि माइक्रोब्स के, तो वो माइक्रो हैबिटेट है माइक्रोब्स का, जो कि रहते हैं. ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव होता है, नुकसानदायक भी होता है. तो लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जैसे केमिकल हेवी, इससे बहुत लोग कहते हैं मेरे बाल ही झड़ रहे हैं, राइट? बाल इसलिए नहीं झड़ रहे हैं कि बाल झड़ने के लिए बने हैं जन्म से. तो हमने इतना केमिकल अपने बालों में लगा लिया, फालतू की चीजें लगा दिया. तो इन समरी व्हाट वी कैन से कि वी शुड अवॉइड केमिकल, वी शुड यूज द ऑर्गेनिक मटेरियल. तो अगर उनको फायदा नहीं होगा तो दे आर नॉट गोइंग टू क्रिएट सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? सो अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टी का भी लोगे तो दे आर going to provide several thousands microhabitats for the distinct collection of species in different layers. This is the tropical forest stratification, right?
तो अभी आपको भी लगता होगा कि अरे यार जंगल में जाते हैं तो नेचर ने कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया होता है ना, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत ही बड़े हैं, है ना? हाँ तो आप कहते हो ये देखो सेल्फी, है ना, बट यू डोंट मीन कि वो सेल्फी का मतलब क्या है। आप यहाँ पे खड़े होके आप ये शो कर रहे हो कि नाउ सी द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, कम्युनिटी स्ट्रक्चर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन, एंड उस सेल्फी में आप छोटे नजर आते हो और ये पूरी चीज कवर करते हो। तो इसका मतलब ये कि आप भले आपको समझ नहीं आ रही है, but you are close to nature, where you are depicting ground layer, sub layer, understory layer, canopy layer, and emergent layer. So you are exactly talking about the biodiversity of the species, you know, where certain uh, environment are giving the biodiversity, right? Kind of communities, micro environment you're talking, है ना? देखो चिड़िया बोल रही है ना, ऐसी आवाजें आ रही है कि वीडियो बनाते हो। तब से अभी जब से मोबाइल में ये फैसिलिटी हो गई वीडियो वर्सेस फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में बहुत कम लेता हूँ जब मैं किसी यूनिक प्लेस पर होता हूँ, बिकॉज समटाइम यू कैनॉट ऑब्जर्व इन द फोटो एवरीथिंग, राइट? वीडियो अगर आपने बना ली तो कभी भी अगर आपने उस वीडियोस को चलाया, राइट, so you can see the micro things, small things. What is a temporal species? Temporal species means कुछ टाइम के लिए, for a small time, some species emerge. Some species got emerged. So this is called as the temporal species. पढ़ के मजा आया ना? आपको कनेक्टिंग मिल रहा है कुछ, हाँ है ना? हाँ कि now your brain is going to plan something if some disaster is going to happen. Now you will think कि क्या क्या प्लांट लगाए हैं, टोमेटो एनवायरमेंट बनाया है ना, तो ऑटोमेटिकली यू आर गिविंग ए काइंड ऑफ सक्सेशन ऑफ द थिंग्स, है ना? यू आर प्रोमोटिंग द सक्सेशन डिग्रेडेड इन द डिग्रेडेड एनवायरमेंट। मान लो कल को न्यूक्लियर वार हो जाए, है ना, केमिकल अटैक हो जाए, क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड है वो डेंजरस चीजों से भर दिया है लोगों ने है ना? मिसाइल है, अब जैसे हाँ किसी कंट्री ने पिछले महीने 1000 मिसाइल अटैक किया इजराइल के ऊपर, है ना, मतलब 1000 to 5000 विद इन ए मिनट। मतलब ये क्या हो रहा है राइट? तो दैट इज काइंड ऑफ पीपल thriving and they are going to harm not only their own community rather than everything। अब वो जहर जो फैला, जो हवा में स्पीशीज थी, बर्ड्स थी, उनके अंडे थे, उनके बच्चे थे, है ना, सारे मर गए, राइट? ओके। अभी वो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, फिर उसके ऊपर नहीं बोलते हैं, वो मिसाइल जो चलती है, जब दीपावली में हम लोग दिए जलाएंगे, थोड़ा बहुत पटाखे जोड़ेंगे, तो वो ना उनकी बहुत सारी थॉट आने लगी। उनको लगता है कि उनके जैसा इकोलॉजिस्ट कोई नहीं है, इन्वायरमेंटलिस्ट कोई नहीं है। वो बोलते हैं ग्रीन दीपावली मनाओ, राइट? तो मुझे समझ नहीं आती कि ग्रीन दीपावली का क्या मतलब, जब मिसाइल चलती तो वो ग्रीन क्यों नहीं होती है ना? जो बड़े बड़े बम विस्फोट किए जाते हैं, इसमें 50 लोग मर गए, 100 लोग मर गए, उस पर उनके थॉट नहीं आते हैं। तो अगर आप इन्वायरमेंटलिस्ट हो तो यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टर्बेंस एंड सपोर्टिंग। दीपावली में क्या होता है कि एग्जैक्टली जो केमिकल बेस्ड क्रैकर है दैट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि उनका पोल्यूशन लेवल बढ़ता है। बट अगर आप कहो तो जो दिए जलाने का है, यू शुड बर्न लाइट एंड लैम्प, खास करके मस्टर्ड ऑयल का, तो मस्टर्ड ऑयल में केमिकल होता है, तो इफ दे आर गोइंग टू बर्न, तो दिस इज अ काइंड ऑफ एंटी इंसेक्ट, है ना? मॉस्किटो को जैसे कहते हैं, मॉस्किटो के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, तो वो मर जाते हैं, है ना? बाकी तो फायर क्रैकर्स तो नहीं रिकमेंडेड था, लोगों ने जोड़ दिया अपना, और उसमें भी बड़े डेंजरस टाइप के केमिकल डाल देते हैं, दैट इज गोइंग टू सफोकेट द स्मॉल चिल्ड्रंस, है ना? तो कुछ नॉनसेंस टाइप के भी लोग हैं जो सेंस में नॉनसेंस उसके ऊपर भी हम लोग कभी बुक प्लान करेंगे, है ना? सेंस ओवर, हाँ सर। नहीं, नॉनसेंस ओवर सेंस, नॉनसेंस ओवर सेंस।
तो कुछ आइडियाज आते हैं तो नोट किया करो, एंड देन वी कैन थ्राइव थीम कि कैसे, है ना, सेंस के ऊपर नॉनसेंस हो रहा है क्या, सेंस ओवर नॉनसेंस लिखे, ये शायद सपोर्ट करेगा ना, सेंस ओवर नॉनसेंस, ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है ना। नॉनसेंस जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें क्या सेंस है, और नॉनसेंस ओवर सेंस तो इसका नहीं बन रहा, नेगेटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव वर्ड है, सेंस ओवर नॉनसेंस। जैसे हमने कहा मिसाइल चल रही है, एटम बम चला देंगे, है ना, तो उसमें क्या सेंस है, उनको ये समझा सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि मिसाइल मत चलाओ, ये समझा सकते हैं दे आर द माइक्रो इन्वायरमेंट यू आर गोइंग टू डिस्टर्ब फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, एंड वंस ए स्पीसीज गॉट एक्सटिंक्ट they are not going to emerge again, right? So don't disturb any kind of environment, and anyone has no right, any religion have no right, any human has no right to disturb that in name of something. किसी के नाम पे फिर ये काम मत करो, right? So we can write a book that may be popular, है ना, so we are not going to challenge any religion or any communities. Rather than we are talking about the making sense over nonsense. है ना, अच्छा थीम है ना, तो कभी भी नॉवेल आप लिख सकते हो, कोई स्टोरी बना के लिख सकते हो, है ना। जैसे एक नॉवेलिस्ट है, यू माइट बी नोइंग, ही वाज ए आईआईटी ग्रेजुएट, तो उनकी एक बुक आई, वैसे लिखते ही ऐसा है, वो आईआईटी ग्रेजुएट हैं तो दे आर ऑब्वियसली वो उस कम्युनिटी से नहीं बिलोंग करते जो कि हिंदी पढ़ती है या हिंदी में पीएचडी करते हैं या फिलॉसफी में पीएचडी करते हैं, तो उनका अपना एक है कि सोशल एस्पेक्ट से लिंक करके, तो ही हैज रिटन ए बुक हाफ गर्लफ्रेंड, राइट, तो दैट बुक वाज पॉपुलर ओवर द इंटायर वर्ल्ड, सब लोगों ने मंगा के खरीदी, पढ़ी, मतलब मिलियन कॉपी उनकी पर डे की सेल होती, तो सोचो उन्होंने क्या मैजिक किया, कुछ भी नहीं, वो टाइटल ही वैसा था है ना, हाफ गर्लफ्रेंड। हाँ, अब वो उसका नाम रख देते फुल गर्लफ्रेंड, 1/4 गर्लफ्रेंड, 3/4 गर्लफ्रेंड, है ना, प्रोबेबिलिटी अगर वो लगाते तो वो सक्सेसफुल नहीं होता, तो हाफ गर्लफ्रेंड दैट मेकिंग ए सेंस, है ना, बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल आर वर्किंग इन द मेंटल डोमिनेटिंग एरिया, दे आर क्रिएटिंग ए माइक्रो एनवायरनमेंट की जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो क्लास 10th के 12th के आजकल मूवीज का बड़ा इफेक्ट है, तो दे आर लिंकिंग विद दैट, तो पूरे वर्ल्ड में वही सारी सिनेरियो चलती है, तो इसलिए वो कनेक्ट कर पाए थे। दैट इज टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर गोइंग टू गिव ए मैसेज ओवर द एंटायर कम्युनिटीज, तो देन यू आर द बेस्ट सेलर। तो आप देखो इकोलॉजी समझने से कैन अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स आल्सो, हाउ टू सेल, है ना, एनीथिंग, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग द माइक्रो कम्युनिटी, दिमाग में कैसे। सो स्केल, दैट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द साइज क्या है किसी की कम्युनिटीज की, दैट मे बी द पैसिफिक ओशियन, दैट मे बी फॉरेस्ट। अब देखो सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है ना, मेरे पढ़ाने का बिल्कुल तरीका है, आई एम ऑलवेज वर्किंग ओवर मेकिंग सेंस। मुझे पूरी बायोलॉजी की जो प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से बायोलॉजी का नॉनसेंस क्लासिफिकेशन हुआ है, तो दैट्स वाई, है ना, मैं इस पे बिलीव करता हूं कि ये नॉनसेंस बायोलॉजी में कैसे सेंस डाला जाए। बिकॉज इफ यू सी व्हाट इज ए बायोलॉजी, बायोलॉजी आर काइंड ऑफ फुल ऑफ डेटा, है ना, मतलब इंटायर यूनिवर्स इज ए बायोलॉजी, इफ यू सी, है ना, जो भी साइंस है। वो आ गया है कोरोना वायरस, आप देखोगे 5 years में इसकी बुक इस पे वो होगा, पीएचडी होगी इस पे, एमएससी का एक सिलेबस भी बनेगा, है ना, कोरोना वायरस, एक अलग साइंस डेवलप कर देंगे लोग, मतलब दे आर फुल ऑफ नॉनसेंस। वायरस को अलग मत करो, राइट, बिकॉज ऑफ माइक्रो डिस्टर्बेंस दिस कोरोना वायरस इज म्यूटेटिंग हेवीली। क्या ऐसा है? तो मैंने इस पे रिसर्च किया कि क्या एग्जैक्टली हमारे इन्वायरमेंट की वजह से कोरोना वायरस म्यूटेट कर रहा है। दिस इज नॉट द फैक्ट, दिस इज ओनली 10% fact you can see. They have environment is going to affect this corona. Exactly, this coronavirus was deliberately modified in the laboratory.
है ना। तो ये अमेरिकन साइंटिस्ट ही था जिसने ये टेक्नोलॉजी चाइना को बेचा था, मिलियन मिलियन डॉलर। तो चाइना ने क्या सोचा कि चाइना ने सोचा कि यार हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ रही, बाकी की पॉपुलेशन हम बर्बाद कर देंगे, तो हम उनकी जमीनों पे कब्जा कर लेंगे। तो थॉट देखो, एक ने नॉनसेंस चीजें क्रिएट करी, उस नॉनसेंस को दूसरे नॉनसेंस ने खरीदा, एंड मेकिंग ऑल द वर्ल्ड नॉनसेंस। ठीक है, सबको ही One big one. तंग कर दिया। Yes. ये अमेरिकन साइंटिस्ट अभी जेल में है। ठीक है, तो इसने एक वायरस पे काम कर रहा था, तो इसने देखा कि ये वायरस कोरोना, मतलब कोरोना वायरस इज नथिंग, दिस इज ए काइंड ऑफ, जो हम लोग सर्दी जुकाम का वायरस करते हैं, राइट, है ना। तो ये जनरल वायरस था। तो इसको इसने कल्चर शुरू किया लेबोरेटरी में, और इसने इसके जीनोम सीक्वेंस में छेड़छाड़ ऐसे कर दी कि इट वाज ऑटोमेटिकली, जैसे ट्रांसपोजन होता है, राइट, ये ऑटोमेटिकली म्यूटेट करता था बड़ी तेजी से, मल्टीप्लाई भी करता था और म्यूटेट करता था। ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू किल इन इनडायरेक्ट वे बाय वीकनिंग द इम्यूनिटी एंड, है ना, राइजिंग द नंबर, और इतना भर जाए कि सांस भी ना आए आपको, ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो, दैट ऑल काइंड ऑफ। तो इस नॉनसेंस ने क्या किया कि चोरी से बेच दिया चाइना को, और चाइना महाचोर है ये। That is the pattern of community structure. I just hold on. After 1 hour, you are feeling somewhat water. Just in that. So there are two types of succession: primary succession, secondary succession, and first species is important, and that's why they are called as the pioneer species. क्या कहते हैं उसको? Pioneer species कहते हैं। What do you mean? The primary succession means bare rock. आपने सब कुछ जला के राख कर दिया, then moss will be the first to come. Right? Moss will be first to come, and then they are hard rock हो गई ना, ये क्या है? Rock है। Rock means soil is action. They are going to crack. Moss is going to crack this rock and decomposing them well and converting top layer into the soil like a structure. अब soil आ गई तो then it's easy to grow for the grasses, and grasses will be what? Pioneer species. Pioneer species, right? And then ये ग्रो कर गई तो सॉइल की लेयर थोड़ी बढ़ गई, then they are going to allow the second species, that is called the shrub. तो pioneer को यहाँ जैसे बच्चों को पढ़ते हैं ना 1 2 3, तो pioneer is the LKG. क्या है ये? LKG. shrub is the हाँ, सबसे बेसिक फर्स्ट है ना, वाला। फिर सेकंड, फिर ऐसे चलता जाएगा। तो वैसे एलकेजी ये नहीं होना चाहिए, एलकेजी ये होगा मॉसेस, है ना, मॉसेस। तो ये हो गया पायनियर, ये नहीं हुआ। पायनियर स्पीसीज किसने रिप्लेस किया? ग्रासेस रिप्लेस्ड पायनियर स्पीसीज। पायनियर स्पीसीज इज देयर मॉस। ठीक है, तो एलकेजी ये हुआ। देन फर्स्ट टॉप सोइल आ गई, नहीं, हाँ यहाँ पे हो गया फर्स्ट ग्रास, सेकंड इज द श्रब, ठीक है ना, एंड थर्ड इज द ट्री। अभी सही हो गया। दैट्स व्हाई प्राइमरी सक्सेशन टू सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। प्राइमरी सक्सेशन bare rock, lichen, small animal plant, lichen, perennial, herbs, grasses, shrubs। अब सोचो मुझे बायोलॉजी को समझने में कितने साल लगे। I have a 20 years of teaching experience. Can you imagine? इतना कंफ्यूज किया लोगों ने। यस सर। इतना बुरी तरीके से कंफ्यूज किया कि मुझे बायोलॉजी जैसे जैसे मैं एडवांस पढ़ता जाता था मुझे बहुत ही टफ लगने लगा। बीएससी में
वो पढ़ाते थे कि भाई ट्री का क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर पढ़ लो। मैं सोचता था क्यों पढ़ा रहे हैं ये, है ना, इतना ज्यादा डिटेल क्यों पढ़ा रहे हैं, मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रही है, बेसिक चाहिए। बीएससी खत्म हो गई समझने में, नहीं समझ आई, एमएससी में एडमिशन लिया बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। अब वहां इतनी टेक्निक की बातें होने लगी, मैंने सोचा इतनी टेक्निक हम क्यों पढ़ रहे हैं मेरा दिमाग क्यों पे अटका हुआ था। पढ़ तो लिया सारा, क्रॉस भी कर लिया, अच्छे नंबर भी ले लिए। फिर मैंने सोचा पीएचडी करो, तो सब कहते थे बेसिक साइंस में पीएचडी करो, राइट। तो मैं फिर समझने की कोशिश करता रहा, आई वाज जस्ट ट्रांसलेटिंग कि क्या हो क्या रहा है पूरे इंडिया में, लोग कर क्या रहे हैं। तो दे आर इंस्ट्रूमेंटल, है ना। एक ने कहा ये कर लो तो वो कर लो, एक ने कहा वो कर लो, हमने कहा यार ये क्या मजाक है, कोई सेंस नहीं बन रही है। तो पूरे लाइफ हमने क्या सर्च किया, सेंस ओवर, हम लोग नॉवेल लिखेंगे इस पे नॉनसेंस, सेंस ओवर नॉन, सेंस ओवर नॉनसेंस। कि जितने भी जीनियस हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला, ऑल दे वर लुकिंग सेंस ओवर नॉन सेंस। जैसे अगर विवेकानंद की बात करो, विवेकानंद वॉज वेरी पॉपुलर डिस्पाइट ऑफ नो डिस्कवरी, है ना, लेकिन उन्होंने क्या डिस्कवर किया, he was giving the answer of all these nonsense that was happening in the world. That's why he was popular. क्योंकि उस टाइम पे जितने लोग थे, जैसे यूरोपियन को ऐसे कहा भी जाता है कि दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल एंड जीनियस बिकॉज दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सेंस ओवर द नॉन सेंस। जैसे एक इंडियन होगा तो क्या सोचेगा, समोसे की या चाट पापड़ी की शॉप लगा लो, ठीक, बात समझ गए। एक अमेरिकन होगा तो क्या सोचेगा, सोचेगा एक ब्यूटीफुल गार्डन बना दो, चाट पापड़ी की दुकान वो भी लगाएगा, ठीक है, वही, लेकिन एम्बियंस के साथ। हाँ, उसको एम्बियंस कर देगा, उसको नाम रख देगा कॉफी सीसीडी कॉफी कैफे डे, है ना, यहाँ पे चाट पापड़ी भी मिलेगी, चाय भी मिलेगी, है ना। उसको एक ब्रांड में डेवलप कर देगा और पूरे वर्ल्ड में वो खोलेगा। इसको 100 रुपए पर डे की इनकम होती है, लेकिन अगर एक ही कंट्री में आपने 2000 ऐसे स्टोर खोल दिए तो नाउ योर अर्निंग बिकम 2 lakhs पर डे। तो दैट इज कॉल्ड एज द सेंस ओवर नॉनसेंस, राइट। तो दिस इज ऑल्सो एनवायरमेंट इज automatically creating that one. How they are creating? Very easy. They are, if there is only rock is there, then lichens are growing, small animal plants, lichens, perennial herbs, grasses, shrubs, intolerant, set tolerant, है ना। तो final stage, intermediate stage, and then climax community. ये ध्यान, climax community का वो मतलब नहीं है जो है ना कि पिक्चरों में होता है, क्लाइमेक्स आ गया जी, इंटरवल आ गया, अब इंटरवल के बाद क्या होगा, इंटरवल के बाद क्या होगा अक्सर मूवीज में ये होता है कि इंटरवल के पहले इतना भयानक दिखा देंगे, आपको लगेगा यार ये इंटरवल के बाद क्या होने वाला है, और जब आप इंटरवल के बाद आते हो, अरे कुछ नहीं हो रहा है इसमें, दिखा रहे है ना। शाहरुख खान की मूवी में अक्सर ये होता है, यहाँ आएगा बड़ा धमाकेदार, बड़ा देशभक्ति वाला कांड, ये वो सब करेगा, यहाँ आते आते टाइम नथिंग सेम आमिर खान की मूवी में दंगल आ गई, है ना, हाँ लड़ाई हो रही, भाई क्या हो रहा है, तब बस इंटरवल तक ही सारी स्टोरी रहती है। दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेक्स कमेंट। क्लाइमेक्स मीन्स टॉप, है ना, टॉप वाले जो सक्सेशन, part of the primary succession, but this is the climax community because they are the last in the primary succession. Then secondary succession. ये primary हो गया, and this is secondary, exposed rock like masses, small herbs, tree, है ना, then jack pine, black spruce, and then a lot of climax community tree. Secondary succession depends on the disturbance, what kind of disturbance। आप देखोगे अमेरिका में आग भी लगी रहती है, मतलब हर 10 दिन के बाद
आपको न्यूज मिल जाती कि अमेरिका में आग लग गई, वो बुझ ही नहीं रही, ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई वो बुझ ही नहीं रही। समझ नहीं आता इतनी आग कहाँ से आ रही है, राइट। तो दैट काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस। अब जैसे इंडिया में भी खूब बाढ़ आती, पहले नहीं आती थी, तो अभी क्या करते हैं जितने मिनिस्टर लोग हैं ये ना, क्या करते हैं आजकल, बालू खुदाई है ना, खनन माफिया इसको बोलते हैं, ऑल द मिनिस्टर्स आर हाँ इन्वॉल्व इन दैट। वो क्या करते हैं, नदी में कब्जा कर लेते हैं, पब्लिक वहां पे उसका इंटरेस्ट भी है, तो पब्लिक का ना, पब्लिक को पता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, पूरा मंदिर डूब गया था। तो उसका रीजन ये था कि जो नेचर ने डेवलप किया एक रॉक, ठीक है, उसको काट के टाइल्स जैसे बनाते हैं, टाइल्स बना के बेच दिया रॉक की कटाई कर दी, तो वो ही तो बैरियर था। रॉक को तो पानी भी नहीं हिला सकता, ठीक है ना। और इन लोगों ने अपना आराम से काट के बेच दिया। अब काट के बेचा तो पानी तो हर साल आता था, उसने तोड़ दिया बैरियर, बाढ़ आ गई, ठीक है ना। तो ये सारे मिनिस्टर ये इन्वॉल्व है, ऑल काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस, ठीक है ना। ये सारे मिनिस्टर्स को ना नेपोलियन जैसा नेता चाहिए। देन they are creating fire, they are creating a lot of disturbance, destroy the community। दंगा कराने में इनका रोल है ना। यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है, एनवायरमेंट में क्या हो रहा है। तो डिस्टर्बेंस आ गई, पूरी क्लाइमेक्स कम्युनिटी जल के राख हो गई, राइट, ठीक है। ये एस्टेब्लिश कम्युनिटी थी, एंड देन फायर आ गया, ये सारे बेचारे खत्म हो गए। देन ये कन्वर्ट हो गया रॉक में, राइट। देन fast growing plant initially dominating, and then again they are achieving the climax community re-established. So re-establishing of climax community is the secondary success, re-establish। अगर मान लो जैसे अभी आपने देखा होगा पद्मश्री एक औरत को मिला था, राइट, शी वाज अ लेडी, तो उसको पद्मश्री मिला था। तो आई वाज वाचिंग हर एक्टिविटी। उसने क्या किया था कि उसका पूरा एरिया ही बंजर था, राइट। बात समझे, बंजर मतलब नॉन फर्टाइल, बात समझे, नॉन फर्टाइल। हाँ हाँ तो व्हाट सी डिड की उसने एक ग्रुप बनाया लक्ष्मी करके, तुम्हारे नाम पे तो उस लक्ष्मी ग्रुप का क्या काम था कि ऑल द लेडीज वर फ्री इन द डे टाइम, तो वो इकट्ठे होती थी एंड दे वर प्लांटिंग सम स्मॉल ट्रीज, ठीक है। तो उन्होंने not aware of this ecology and primary succession, secondary succession, then ना pioneer species। तो वो संजोग से ये क्या थी स्पीसीज, बोलो, pioneer species थी। लकीली इन्होंने जो प्लांट किया यहाँ पे, that was a pioneer स्पीशीज। अब यहाँ पे इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, इन्होंने अगर सीधे क्लाइमेक्स कम्युनिटी लगाया होता तो शायद सक्सेसफुल नहीं होती, बिकॉज ऑल दे वेयर नॉन फर्टाइल, वो मर जाते। इन्होंने प्राइमरी छोटे छोटे लगाए, है ना, लाइकेन, मॉस, ग्रासेस, इस तरह की चीजें लगाए। तो इन्होंने क्या किया, दे एस्टैब्लिश्ड सेकेंडरी सक्सेस। तो इवेंचुअली ऑल दिस barren area were converted into the forest area। अभी बात समझ में आ गई। उन औरतों को क्यों मिला था, बिकॉज दे वर इलिटरेट, बट लकीली दे वर मेंडल ऑफ दिस बैरन एरिया मेंडल्स लॉ। उनको भी नहीं समझ आ रहा था कि जीन क्या है बट ही वाज एबल टू डिस्कवर द जीन, है ना। तो इनको भी इकोलॉजी नहीं पता थी, हमें तो इकोलॉजी पता है, लेकिन हमारे किस काम की, बिकॉज वी आर नॉट अप्लाइंग एनीवेयर, राइट। दैट्स व्हाई दिस इज अ काइंड ऑफ, तो सेकेंडरी सक्सेशन उन्होंने किया, प्राइमरी सक्सेशन नहीं, सेकेंडरी सक्सेशन किया, राइट। तो इस तरह के सिनारियो आपसे सीएसआर में पूछे जा सकते हैं। तो नाउ यू गॉट द आइडिया कि अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी इयर्स दैट कैन टेक, है ना। तो pioneer species 1 to 2 years, ऑब्वियसली नॉट इमीडिएटली तो नहीं होगा, ओके। 1 to 2 years, grasses and perennials 3 to 4 years, grasses, shrubs, pines 5 to 150 years, and then mature oak
इस तरह के अगर प्लांट आते हैं तो इट मीन्स 150 प्लस ईयर्स लगा होगा, और फायर आया तो ये सारा 1 सेकंड में खत्म। अब आवाज समझ में आ गई? So pattern of community structure: plant size small, species diversity low, trophic structure. Mostly producers have few decomposers, ecological niche few, mostly generalized. अब आप देखो इकोलॉजिकल नीच वगैरह वर्डिंग जानते हो, ट्रॉफिक लेवल जानते हो, स्पीसीज डाइवर्सिटी टर्मिनोलॉजी यू आर अवेयर, देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ठीक है, so mature climax community is what? This is a stable community, mature community where there is a no change in species. So they can ask you what are the features of climax community. तो आपको अब आसान हो गया आंसर देना, इजी टू आंसर, क्योंकि वहां पे एफिशिएंट एनर्जी होगी, हाई बायोमास होगा, राइट, और डेंस भी हो सकता है अगर काफी टाइम हुआ है तो लार्ज प्लांट्स होंगे, है ना, हाई अकरेंस ऑफ वेजिटेटिव पैचेस, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। नाउ देन इफ द कम्युनिटी एस्टेब्लिश्ड क्लाइमेक्स community are there, है ना, तो then you can talk about the species interaction, right? And this species interaction is the part of establishing a relationship between the environment and communities and species, right? That is called as the biodiversity. अभी समझ आ गया बायोडाइवर्सिटी क्या है? अचानक से किताब में एक चैप्टर ही होता है बायोडाइवर्सिटी, पढ़ लो, ये सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट, बट वी कैन नॉट एक्सप्लोर ऑल दी बेसिक टर्मिनोलॉजी, राइट, एग्जैक्टली क्या बायोडाइवर्सिटी। तो हमने क्या लगता है बायोडाइवर्सिटी मतलब जितने तरह के जानवर हैं उनके बारे में जानना, राइट, यही लगता है ना, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस टर्म। लेकिन ये नहीं है, बायोडाइवर्सिटी इज नॉट द सेम थिंग। बायोडाइवर्सिटी मीन्स एग्जैक्टली स्पीसीज इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, किस तरह के एनवायरमेंट है फर्स्ट यू शुड नो, एंड देन according to that species will be there, and then you can establish how they are interacting with each other. So that's why you can see the biodiversity, मतलब जो आपके एरिया में हो सकता है एनिमल्स हो वो हमारे एरिया में एब्सेंट हो, राइट, बिकॉज द स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये बिल्कुल नाम ही गलत है, ऐसे बायोडाइवर्सिटी नाम गलत है, इसका नाम क्या होना चाहिए था, बोलो, स्पीसीज डाइवर्सिटी। बात समझ रहे हो, इसका क्या नाम होना चाहिए था, स्पीसीज डाइवर्सिटी। why I'm saying bio is a wrong term. Bio is depicting nothing, species diversity, because species 1 interacting with the species 2, है ना, species 2 interacting with the species 3, species 3 interacting with the environment, है ना। So all we are talking about the interaction between the different species. Some relations we are defining. Some relations may be positive, negative. Some relations may be positive, 0. Some may be plus and plus, है ना। So we exactly did the, मुझे जो लगा वो लगा कि कई साइंटिस्टों ने इसको नाम गलत दिया। दिस इज नॉट ए बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से ये बच्चों में कंफ्यूजन जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड के जितने एनिमल है मुझे पढ़ना है ना। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज रिफ्लेक्टिंग एरिया वाइज, है ना, कि जो एरिया होगा इन दैट एरिया देयर विल बी स्पेसिफिक स्पीसीज एंड हाउ दे आर इंटरैक्टिंग with each other, that is comes under the biodiversity. तो अगर हम species interaction पढ़ रहे हैं means we are understanding the biodiversity. So that may be different type of interaction, for example positive, negative, neutral, antagonistic. आपको एक होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि ये इजी है, आप एंटागोनिस्टिक का कल मुझे कुछ भेजोगे मटेरियल बना के, कौन कौन से स्पीसीज हैं विद एग्जांपल, राइट, हाउ दे आर मैकेनिज्म ऑफ एंटागोनिस्टिक, ठीक है। देयर मे बी रिलेशन ऑफ कॉमेंसल रिलेशनशिप, कॉमेंसलिज्म,
कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिस्टिक, राइट, एंटागोनिस्टम टू कॉमेंसलिज्म टू म्यूचुअल। ये देखो इंटरेक्शन आपको एकदम बड़ी अच्छी चीज मिली, ये भी नोट कर लो। एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू, कल जो रिपोर्ट बनाओगे आप इस लाइन में चलोगे, देन यू विल फाइंड मोर बेटर। एंटागोनिज्म टू कॉमेंसलिज्म टू mutualism, how this interaction shifts mutualism, right? So how this interaction going to shift? अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि why this relationship is changing। पहले तो मुझे ये पूछना था कि स्टैटिक है डायनामिक है, राइट? तो आप क्या बोलोगे? This relation is not static, this is dynamic. Dynamic means changing. The question is why these relationships are changing. इसके ऊपर एक बड़े महान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बड़ा काम किया। वैसे मैंने थोड़ा नोट दिया है एंटागोनिज्म का। दिस इज काइंड ऑफ प्रे, होस्ट एंड प्रे वाला है। दिस इज नॉट प्रे एंड प्रेडेटर, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द होस्ट एंड प्रे। ठीक है, होस्ट एक होगा और एक प्रे होगा। जैसे आता है या किसी प्लांट के, फंगी और अटैक फंजाई, है ना, एल्गी और अटैक एल्गी, कार्निवोर अटैक एनिमल्स, है ना। तो सम होस्ट आर देयर और सम प्रे आर देयर, तो दैट्स अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो आप एक तरीके से कह सकते हो पैरासिटिज्म भी है इसमें और प्रेडेशन भी है। दैट इज काइंड ऑफ एंटागोनिज्म एंड दिस इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन ऑल बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी में रिलेशनशिप तो डिफरेंट है, क्योंकि समटाइम दे आर सपोर्टिंग, समटाइम दे आर पैरासाइट, समटाइम दे आर एंटागोनिस्टिक, राइट। तो herbivores जैसे ग्रास, फ्रूट्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट, कार्निवोर। अभी देखो कितनी अपनी अपनी सेल्फी लिए बैठे हैं ना। एक सेल्फी चूहा वाली गुल्लू ने लिया, राइट, टिड्डे के ऊपर किसी और ने लिया, और इसके ऊपर लायन ने लिया। ऐसी सेल्फी है। इंसानों की भी सेल्फी ऐसे आने लगी कुछ दिन बाद। पैरासिटिज्म, मच्छर का काटना क्या है? पैरासिटिज्म। ग्रेजिंग, है ना, तो ग्रेजिंग को अवॉइड करने के लिए देयर इज ए एंटागोनिस्टिक बिहेवियर ऑफ द प्लांट, बिकॉज प्लांट तो बात नहीं कर सकते ना कि मुझे मत खाओ। दे कैन सीक्रेट सम केमिकल, सम फ्रेग्रेंस, है ना। तो कंपटीशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। इसमें एक चीज आती है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, राइट, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में तुम्हें एक चीज बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है। कंपटीशन में क्या है कि जैसे मान लो ये एक होगा प्रे, राइट, प्रे के ऊपर कौन अटैक करेगा? बोलो, प्रेडेटर। प्रेडेटर, ठीक है ना। प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप हुआ, तो प्रे एंड प्रेडेटर, तो ये क्या होगा कि इसको लोट का बोहरा मॉडल भी कहते हैं, राइट। ये कहते हैं कि देखो कंपटीशन ना कई तरह के हो सकते हैं। एक तो प्रे प्रेडेटर का नेचर ने ऐसे बैलेंस बना देना कि बोथ शुड बी इन बैलेंस। तुम्हें याद होगा कि जैसे हमारे हिंदू कम्युनिटी में कहते थे सांपों को मार दो, ठीक है ना, तो सांप को बड़ी तेजी से मारते थे। तो सांप को मारे तो क्या प्रॉब्लम आई? फील्ड में चूहे चूहे हो गए, है ना। आप चूहों को नहीं मार सकते, क्योंकि चूहों को मारने के लिए नेचर ने क्या दिया था व्यवस्था? स्नेक्स को, ठीक। तो अब हमारे जो वैज्ञानिक थे, धर्मगुरु लोग,
तो उन्होंने सोचा कि यार इनको समझाना बड़ा मुश्किल है, तो लोगों ने बोला कि शंकर भगवान के गले की जो माला है वो क्या है, स्नैक्स। ठीक है, तो दैट इज ए गुड सिम्बोलिज्म कि इन्होंने सेंस बनाया ओवर द नॉन सेंस। अब इनको समझाते, किसको समझाते, मूर्खों को समझाओगे, जिनको समझ नहीं आती बायोटिक इन्वायरमेंट, है ना, कंपटीशन, राइट, प्रे एंड प्रेडेटर, लोटका बोरा मॉडल। और इन्होंने सांप को मारना शुरू किया, तो इन्होंने बताया वे शंकर भगवान की जटा से ये गले में बंधे रहते हैं, राइट, एंड दे आर द पार्ट ऑफ गॉड। अभी बात समझ गए आप, ठीक है ना, हाउ दे मेक हाँ सेंस ओवर द नॉनसेंस। तो पीपल चूंकि ब्लाइंड होते हैं, धर्म के लिए ब्लाइंड होते हैं, अगर आप देखो पूरे वर्ल्ड में यही हालत है, पीपल आर ब्लाइंड ओवर, दे आर नॉट मेकिंग एनी सेंस ओवर द नॉनसेंस। ठीक है, तो इसी के नाम पे दंगे होते हैं, इसी के नाम पे लोग उनको आतंकवादी बनाते हैं, इसी के नाम पे, क्योंकि लोग, पीपल आर ब्लाइंड, दे आर नॉट गोइंग टू थिंक ओवर दैट। सोचते हैं यार सही होगा, जो बोल रहा है सही होगा, है ना, कुछ होता होगा, पता है नहीं लेकिन कुछ होता होगा। तो दैट इज अ गॉड फैक्टर। तो बोथ आर बैलेंस। तो ये हो गया। एक दूसरा रिलेशनशिप होता है कि प्रेडेटर इज गोइंग टू फिनिश, फायर से रिलेशनशिप क्या कर रही है, predator is going to finish this prey completely. This is called as the competitive exclusion. क्या बोला, competitive exclusion। अब प्रे ने सरवाइव करने के लिए क्या किया, या तो प्रे इनका जो रिसोर्स है वो ना यूज करे, ठीक है, मतलब एक कम्युनिटी में ना रहे, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ कम्युनिटी हो जाए, ये अपनी हैबिट चेंज कर देते हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज द रिसोर्स पार्टिशनिंग। रिसोर्स पार्टिशनिंग, रिसोर्स पार्टिशनिंग क्यों करनी है, बिकॉज अब भाई देखो प्रेडेटर है अपना, वो प्रे को मारे जा रहा है, वो खत्म ही कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कर रहा है, राइट। लेकिन इस प्रे प्रेडेटर की खासियत क्या है कि बोथ आर एलाइक। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहां पे एग्जिस्ट करेगा, जहां पे सिमिलर होंगे। जैसे पैरामीशियम की दो स्पीसीज ऑब्जर्व किया गया, पैरामीशियम ऑडिटम, इससे बात किया था मैंने आपको, पी ऑडिटम एंड पी बार्बेरिस, ठीक है। ये दिखा गया कि ये बड़ा डोमिनेंट था, पी ऑडिटम, ठीक है ना, बार्बेरिस फिनिश कर देता था। जब भी दोनों को मिक्स करते थे तो लोटका बोरा ने ये किया कि भाई एक मॉडल बनाया, स्टडी किया कि अगर दोनों स्पीसीज को अकेले जीने दो तो ये तो बड़े तेजी से ग्रो करते हैं, इनका लॉजिस्टिक ग्रोथ कब हो जाता है ऐसे दोनों का, है ना। लेकिन दोनों को मिक्स कर दो फिर क्या होता है, एक पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ऐसे ग्राफ नीचे आ जाता है, डेथ करवा देते हैं, राइट। ऐसे लैग लॉग कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ए मिक्स फेज में क्या हुआ, खत्म हो गया, दैट इज कॉल्ड एज द, क्या बोलोगे इसको, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। So what you can conclude, competitive exclusion occurring between those alike species in which one is dominant over the other, and that's why to survive this species they have adopted, क्योंकि अगर वो खत्म हो गए होते तो धरती से खत्म हो जाने चाहिए थे, there is a resource partition, यानी इन्होंने क्या किया, अपना डिफरेंट फूड ही ले लिया। और इसी का एग्जाम्पल में बात कर रहा था गैलपेगो आइसलैंड। गैलपेगो आइसलैंड की क्या स्टोरी है, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। फोर आउटकम ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, species A competitively excluded species B competitively excluded species A, and either species wins based on the population density, ठीक है ना। तो they eliminate the inferior one, dominant one is, ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया दो साइंटिस्टों ने, वोल्टेरा 1926 एंड लोटका ने 1932। That's why based on this study they given a model to decide कि what may be the population density
and carrying capacity of two species in a defined area. What is लोटकापुरा मॉडल बताओ? बोलो क्या ना, पहले तो लिखना देखो, ये लोटका हो गया एंड वोल्टेरा मॉडल, ठीक। एंड इनकी पहली कंक्लूजन क्या है? दे आर कॉम्पिटिशन बिटवीन द सेम स्पीसीज, ठीक है। वन में भी, फर्स्ट में भी डोमिनेंट एंड अदर में भी इंफीरियर। ये डोमिनेंट इंफीरियर का रिलेशनशिप बिटवीन द सेम स्पीसीज, एंड डोमिनेंट इज गोइंग टू वाइप आउट inferior one if there is no resource partition. अभी टेक्निकल वर्ड बता रहा हूँ, हाँ, ठीक है। And also now the dominant species will be highest in density, highest in density, because one they have competitively excluded this species, this inferior one. So they remains in high density because of high carrying capacity. राइट? अभी समझ आ गई बात मैं क्या कह रहा हूं? हाई कैरिंग कैपेसिटी की वजह से इनकी डेंसिटी बहुत हाई होगी, क्योंकि इन्होंने पूरे इकोलॉजी में, पूरे कम्युनिटी में ये सिंगल स्पीसीज है जो इन्होंने कब्जा कर लिया सारे रिसोर्सेज पे। तो दे आर इंटरब्रीडिंग, मतलब उनकी ब्रीडिंग काफी फास्ट हो रही है, पॉपुलेशन साइज बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है। तो दैट कैपेसिटी ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इज कॉल्ड एज द कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे आपके सिलेबस में है आर स्पीसीज एंड की स्पीसीज। अभी समझ आई वो जो चैप्टर था हमने क्यों नहीं किया, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक तो हो गई लिमिट, रिसोर्स लिमिट, एंड अदर वन इज कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो गैल्पेजो आइसलैंड में ये था कि एक डायग्राम दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मैंने एक समरी रिपोर्ट डाली है, कंपटीशन माइनस माइनस है ना, प्रेडेशन प्लस माइनस, पैरासिटिज्म प्लस माइनस, राइट, कमेंसलिज्म प्लस 0, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस, एमेंसलिज्म माइनस 0। तो इतने बदमाश है सीएसआर वालों ने पूछा था कि 0-0 रिलेशनशिप किसमें होती है? 0-0 रिलेशनशिप कहाँ होती है? ये तुम्हें डिस्कवर करके मुझे बताना, क्योंकि ये कहीं रिपोर्टेड ही नहीं है, राइट। तुम्हें सर्च करना है कि 0-0 रिलेशनशिप कहाँ होती है। प्लस माइनस का क्या मीनिंग है? वन इज बेनिफिटेड, वन इज लॉस, हाँ, ठीक है। अब प्लस 0 मतलब इसको बेनिफिट हो रहा है, बट इसको कोई हार्म नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ। तो 0-0 दोनों का ना कोई बेनिफिट है, मतलब ये दोनों अलग अलग, सीधी सीधी बात है। तो वो कौन सा रिलेशनशिप कहोगे, है ना। तो मैं देख रहा था एक नया वर्ड इस लास्ट ईयर इसमें नीट में पूछा था, स्पीशीज इंटरेक्शन से ही, व्हाट इज प्रोटो कोऑपरेशन। ये प्रोटो कोऑपरेशन क्या है? तो प्रोटो कोऑपरेशन मैंने सर्च किया, कहीं नहीं मिला। ये एक बुक है ओडम की बेसिक इकोलॉजी, इंट्रोडक्टरी इकोलॉजी, उसमें है सिर्फ ये पॉजिटिव न्यूट्रल वाला देखना, न्यूट्रल वाला ज्यादा पूछा हुआ था। और ये इस तरह से भी पूछ सकते हैं, कॉम्पिटिशन मीन्स स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन ईच अदर। म्यूचुअलिज्म, स्पीसीज 1 and species 2 are benefited. Predation, parasitism, species 1 benefited over the species 2 harm. Right, commensalism, species 1 is benefited, but species 2 is neither benefited or harm. Amensalism, species 1 has negative effect on species 2, but species 1 is neither benefited nor affected, not benefited. Amensalism एक यूनिक है जहां पे नॉन नेगेटिव है, लेकिन न्यूट्रलिज्म में both are 0 and 0.
अभी समझ आ गई, आपको आंसर मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं जहां आप बिल्कुल आंसर दे ना पाओ, यानी स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 इंटरेक्ट विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, हाँ सर। ये पूछा हुआ था इसके साथ, ये सारा छोड़ के उन्होंने ये पूछा था क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही कम है बुक्स में, न्यूट्रलिज्म। तो आपको ऑलवेज यू हैव टू वर्क ओवर द मेकिंग सेंस ओवर द नॉनसेंस, राइट? Competition may be interspecific, interspecific due to exploitation interface and that results in the competitive exclusion. अभी समझ आ रहा होगा ये चीज मैंने क्यों लिखी है। Competitive exclusion, coexistence by niche separation, character displacement and resource partition. Character displacement आपको समझा देता हूँ, ये आपके सिलेबस में भी है, right? This terminology are present in your syllabus. ये नेचर का पेपर है जहां पे ये लाइन ऐसे आया था। मुझे लगता है कि साइंटिस्ट लोग ये पूछ सकते हैं डायग्राम को कि हाउ विल यू प्रेजेंट द एक्सप्लॉयटेटिव कंपटीशन या अपेरेंट कंपटीशन, राइट? तो दिस इज नॉट ए रियल, दैट्स व्हाई दिस इज अपेरेंट। तो साइंटिस्टों की नजर डायग्राम पे पड़ी नहीं कि पूछा, दिस इज नॉट फेक कंपटीशन, दिस इज रियल कंपटीशन। इंटरफेरेंस में डायरेक्टली एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेटिव कंपटीशन डायरेक्टली हार्म नहीं कर रहे हैं, राइट? जैसे स्पीसीज C1 and C2 and this is the resource, right? So resource is used by C1 also and C2 also, and C1 and C2 also interacting with each other in the exploitative mode, right? So that is the real competition. They can focus on that. Exploitation and interference, ये पूछा हुआ है सर। Difference between the exploitation and exploitation means one species denies another access to resource simply by consuming it first. जैसे शेर, मैंने एग्जांपल डिस्कस किया था कि शेर अगर आ गया तो पहले वो खाना खाएगा अपने शिकार का, और जब वो खा लेगा उसका पेट भर जाएगा, वो चला जाएगा, फिर दूसरे स्पीसीज आएंगे। दैट इज काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इंटरफेरेंस, वन स्पीसीज एक्टिवली इनहैबिट द फॉरेजिंग, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, सब तरह का बैन लगा दे, है ना? जैसे देखो मेल कंपटीशन रेड डियर में, ये मार डालते हैं, जिंदा नहीं रहने देते, है ना? बड़े फायरसी होते हैं। तो इसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन में ओल्डर टालर ट्री क्रिएट अ कैनोपी इफेक्टिवली एब्जॉर्बिंग द लाइट, और नीचे वाले पौधे बेचारे उनको धूप मिलती ही नहीं है है ना? तो अब जैसे अंबानी है या बड़े जायंट कंपनी है, बाबा रामदेव ने छोटे छोटे जो सर्वाइवर थे खत्म कर दिया सबको। इसी तरह बड़ी कोचिंग वाले क्या करते हैं, उनके पास इतने पैसे हैं कि दे कैन वाइप आउट ऑल द स्मॉलर कोचिंग्स। दैट इज काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन। इंटरफेरेंस मतलब बिल्कुल उनका एक्सेस ही रोक दे, एंड दैट इज रिजल्ट ऑफ कंपटीशन। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, that is local elimination of competing species. Coexistence in a single species or different species then habitat, but in different niche. Niche क्योंकि अगर different होगा तो इतने प्रॉब्लम नहीं आएगी। They can survive even there is a competition, but they can survive. ठीक है ना? जैसे सारे चूहे बदमाश चूहे। हाँ, रिसोर्स पार्टिशनिंग की बात कर रहे थे। रिसोर्स पार्टिशनिंग कैरेक्टर displacement. So character displacement, now you can see that this is the case of Galapagos Island. Darwin की discovery ये थी कि there are different kind of bee finches, right? तो उन्होंने देखा कि अब देखो एक ट्री है, तो एक ट्री में अगर एक तरह का बीक होगा तो सारे एक ही तरह की सीड खाएंगे। डू यू एग्री? अगर एक yes. एक ही तरह का बीक साइज होगा तो एक ही तरह के सीड खाएंगे। तो नेचर ने क्या किया, डिफरेंट तरह की बीक साइज बना दिया। भैया तुम थोड़ा छोटा सीड खा लो, तुम थोड़ा बड़ा खा लो। जैसे एक मदर के अगर 5 बच्चे हों, ठीक है, नूडल बना तो जो बड़ा वाला होगा वो झपट्टा मार देगा, ये खा जाएगा, और जितने छोटे बच्चे होंगे वो देख कर रह जाएंगे। ठीक,
तो लड़ाई हो जाती है ना, जितने सिबलिंग्स होते हैं, किसको लेके लड़ाई होती है? खाने को यस लेके। सर, खाने को लेकर। ठीक है, तो वो आपको नेचर आपके घर में ही मिल जाएगा, वो रिफ्लेक्शन। तो बड़ा वाला क्या करेगा? सबको मार पीट के छोटों को खा जाएगा अपना। दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट रिलेशनशिप। लेकिन एक्सक्लूजन नहीं है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन नहीं है उसमें। किसने बैलेंस बनाया? मदर ने। छोटे वाले को दूध दे दिया, उसके बड़े वाले को बिस्किट दे दिया, इसके वाले को चॉकलेट दे दिया, और सबसे बड़े वाले को नूडल दे दिया। ले भाई, तू भी खुश, तू भी खुश, तू भी खुश, तू भी खुश, है ना। अब सबसे बड़ा है तो वो साइकिल चलाएगा, लेकिन छोटा वाला जो सबसे स्मॉलेस्ट है, 1 ईयर या 2 ईयर्स का, है ना, तो वो स्माइल कर सकता है, बस साइकिल नहीं चला सकता। है ना। हाँ। तो वो स्माइल करेगा, तो इसके लिए छोटे छोटे खिलौने बने हैं, घंटी बजाएगा, ये थोड़े साउंड निकालेगा। जितनी जिसकी एज है तो उतना उसका रिसोर्स पार्टीशनिंग नेचर नहीं करती है। चल भाई, तू डिफरेंट बीक्स ले ले, तू मैंगो खा, तू कैक्टस खा, तो अलग अलग बीक साइज दे दिया, बट्स एंड फ्रूट्स, है ना। अब ये खा रहे हैं ऑफ द पार्ट्स, मेनली सीड्स, है ना। ये मेनली इंसेक्ट खा रहे हैं, तो इंसेक्ट के लिए अलग से वुड पेकर फिंचेज हो गया, वार्बलर फिंचेज हो गया, कूल आइसलैंड फिंचेज हो गया, है ना। और सीड्स खाने के लिए स्मॉल ग्राउंड फिंचेज हो गया, मीडियम ग्राउंड फिंचेज, लार्ज ग्राउंड फिंचेज, है ना। ऐसे बना दिए फिंचेज की। और ये डार्विन ने इसको बनाया था, सोचो, कैन यू इमेजिन। Based on the observation, he saw and concluded that this is because of surviving. This is eruptive radiation in the Galapagos Island, and this is the character displacement exactly. अब वो टर्म आज तक वो डिफाइन हो गया कि यस यार, ये तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एग्जैक्टली। तो कल हम लोग पढ़ेंगे लोटका वोल्टेरा मॉडल। ठीक है, थोड़ा सा मैं फटाफट दिखा देता हूँ जो मैंने कलेक्शन किया था। हार्बीवोर्स हाँ पे थोड़ा सर। किया था, टॉलरेंस पे किया था, सिम्बायोसिस पे और मैं थोड़ा सर्च करना चाह रहा था। बट ओवरऑल कल हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड डबलिंग टाइम। इसमें आपका सिलेबस आपके सामने है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, आर एंड के स्पीसीज जो अभी हम बात कर रहे थे ना, कैरिंग कैपेसिटी, मेटा पॉपुलेशन, डीम्स एंड डिस्पर्सल, इंटरडेमिक एक्सटेंशन, एज स्ट्रक्चर पॉपुलेशन। तो दिस इज अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व based on which you can define the carrying capacity, मतलब maximum population नंबर ऑफ आर्मी। तो ये से क्वेश्चन ये पूछा हुआ सर 2019 क्वेश्चन है, एग्जैक्टली विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन पॉपुलेशन, पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा। तो आंसर इज सेकंड। कैसे है वो कल बताएंगे। ठीक है, देखने में तो लग रहा है ये वाला था, लेकिन नीचे आ गया वो तो नेगेटिव हो गया। पहला वाला और दूसरा वाला सिमिलर है, लेकिन इक्वेशन डिफरेंट है। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं पूछे, तो फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशन विल क्वालिफाई ए स्पीसीज टू बी कंसीडर्ड एज endangered species. तो carrying capacity we will discuss tomorrow. Key selected species, है ना, and lower population growth rate, population cycle, boom and bust cycle, population dynamics we will study tomorrow. Growth rate equation, exponential growth, logistic exponential growth, world population कैसे जा रही है, उनका स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है, राइट, मोर्टेलिटी रेट क्या है, फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक इंक्रीज। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसे ईयर दे देंगे आपको, पॉपुलेशन दे देंगे सिटी ए सिटी बी की। तो 2000 तक का पॉपुलेशन दिया, 2010 में वो पूछ रहे हैं क्या पॉपुलेशन एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ग्रोथ रेट आपको निकालना है, देन बेस्ड ऑन द ग्रोथ रेट दैट इज द पार्ट ऑफ एज स्ट्रक्चर डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विच वन डिपिक्ट द स्लो ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। ऐसे उन्होंने 4 फिगर दे देने आपको। ठीक है, तो इंडिया का कौन सा था, कभी ये भी पूछ सकते हैं। इंडिया का ये है, राइट। पूरे वर्ल्ड का क्या है, ये है ना। सोच तो नहीं गई, काफी लेट तो हो गया, बट चलो कोई बात। इंडिया का पॉपुलेशन, जापान का देखो ये है ना, ये कहाँ का है, ये चाइना का होगा जरूर। बदमाश है वहां से। ये भाई जापान का है,
तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगी पूरे वर्ल्ड, सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया। तो वी विल कैलकुलेट द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड देन लिमिट फैक्टर्स क्या है, रिसोर्स लिमिटेशन जो हमने बात की थी, हाउ वी आर गोइंग टू मतलब लर्न कैलकुलेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। फिर ये एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक और आर सेलेक्टेड स्पीसीज, इसमें इसी सर ने पूछा था कि ह्यूमन के स्पीसीज में आता है कि आर सेलेक्टेड में आता है, और ग्राफ में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन दिया था कि कहां पे वो एग्जिस्ट करेगा, के सिलेक्टेड में और आर में ह्यूमन कहां एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो पैरासाइट म्यूचुअलिज्म जो भी पढ़ा है तो दोनों में आप क्लासिफाई करेंगे विच वन इज द आर सेलेक्टेड स्पीसीज, विच वन इज द के सिलेक्टेड। मान लो इंसेक्ट एंट है, एक बार तुमने देखा होगा एक मूवी आई थी एंट मैन, देखा था तुमने या नाम तो सुना ही होगा, दैट मूवी नेम वाज एंट मैन। उसमें ये हाइपोथेसिस दिया था साइंटिस्ट ने कि पूरे वर्ल्ड में अगर मान लो चींटियां ही चींटियां भर जाए तो दे कैन किल ऑल द एनिमल्स, तो वो आर सेलेक्टेड में आते हैं। आर सेलेक्टेड मतलब होता है कि उनकी जो मल्टीप्लाइंग रेट है, अगर उनकी डेथ रेट ना रहे, जो मल्टीप्लाइंग रेट है तो पूरी अर्थ को वो कवर कर देंगे, राइट, विद इन 1 वीक या 1 मंथ। लेकिन उनकी डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होती है, दैट्स बेस्ड ऑन द डेथ रेट एंड बर्थ रेट, exactly you can calculate the their overall end of the population based on that। कि तो इसीलिए क्लासिफाई करते हैं ना कि भाई डेथ अगर कम हो रही है ना, डेथ कम हो रही तो वो जो ग्राफ होगी ऊपर जाएगी, जैसे इधर अमेरिका में थी, ये देखो, राइट, मेल एंड फीमेल जीरो ग्रोथ है। जीरो ग्रोथ मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर ही है। स्लो ग्रोथ है मतलब डेथ भी कम है और बर्थ भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। रैपिड ग्रोथ मतलब बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना, बर्थ बहुत ज्यादा है लेकिन मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे अफ्रीका में बहुत ही गरीब कंट्री है तो वहां पे 25% भी टीका नहीं लगा है। एक कार्टूनिस्ट था, उसने पूछा कि पूरे वर्ल्ड ने जब अपने घर में टीका लगा लिया तो उसको क्यों नहीं दिया, है ना। अमेरिका ने कहा था उसको 50% देंगे, इंडिया ने तो चलो दे भी दिया, लेकिन अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने उसकी कोई हेल्प नहीं करी, तो वहां पे मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होगी। इंडिया का ये क्यों है, यहाँ पे भी सेम सिनारियो, 2014 तक कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं थी। इवन कोरोना से बहुत ज्यादा डेथ इसलिए हुई क्योंकि हमारे पास कोई हॉस्पिटल का प्लान नहीं था, ठीक है। तो अभी मोदी गवर्नमेंट ने उसको डाला अपने उसमें, भाई हम अपने एजेंडे में डाल रहे हैं हर जिले में हर जगह हॉस्पिटल खोले। और केजरीवाल सबसे गिरा हुआ इंसान, उसने कहा हम हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। पागल कहीं एडवांस स्टेज पे हॉस्पिटलाइजेशन होगा, देन सर्वाइवल रेट विल बी हाई। पॉलिसी पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल देना है, राइट। मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे मतलब एवरीवन विल बी द डॉक्टर, दैट इज कॉल्ड एज द सेंस ओवर नॉनसेंस। ये आपको समझ में आ गया। आर एंड के स्पीसीज के आधार पे बर्थ रेट एंड डेथ रेट वो बैलेंस बनाओगे तो ये मोर डेवलप्ड रीजन में यू कैन फाइंड द ग्राफ लाइक दिस, रॉकेट की तरह, है ना, बिल्डिंग की तरह इंडिया में ही हो सकता है। ऐसे बर्थ रेट, अभी हमारे यहाँ भी एक रूल आने वाला है 2 बच्चे वाला, 2 बच्चे जब आ जाएंगे तो हमारा भी ये ऐसे हो जाएगा, समझे। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पार्ट है, विल स्टडी टुमारो। इंटरेस्टिंग तो है ये। बर्थ रेट ये हमने कैलकुलेट करा है ना, बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, चारों फैक्टर को लेके देन यू कैन कैलकुलेट एग्जैक्टली द पॉपुलेशन। तो ये आपका ग्राफ आप बना पाओगे। कैलकुलेशन भी सीखेंगे। आर रिप्रोडक्टिव रेट हाई होती है, यानी इंसेक्ट जैसे रिप्रोडक्टिव रेट बहुत हाई, डेथ रेट उससे भी ज्यादा है या कम है। तो डेथ रेट ज्यादा है तो नीचे की ग्राफ चलेगी, बराबर है तो बीच वाली लाइन, ठीक है। और सर्वाइवल अगर रेट ज्यादा है तो ऊपर वाली लाइन। बात समझ गए लाइन का मतलब, इसको कहते हैं सर्वाइवरशिप कर्व। अभी आपको बिना कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़े ही समझ में आ गया होगा। पॉपुलेशन ये टेक्नोलॉजी है, आपको ये सारे कैलकुलेशन आ सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करो, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डबलिंग टाइम, ठीक है। तो फॉर्मूला वगैरह है सारा कल बताएंगे, कैलकुलेशन बताएंगे,
ठीक है, तो अभी सेट करने वाला स्लाइड है, क्योंकि पिछले साल जो पढ़ाया था वो हमने ट्रांसफॉर्म किया इस में, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। अब इतना टाइम का थोड़ा शॉर्टेज होता है क्योंकि, तो ये हमने डब्ल्यू टाइम, ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, हाउ टू कैलकुलेट पॉपुलेशन साइज, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। इफ देयर आर 28 डियर लिविंग एंड 56 हेक्टेयर, यानी एक एरिया में इतने डियर हैं, तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये भी क्वेश्चन आया हुआ इसके साथ में कि मान लो एक टाउन की पॉपुलेशन 400 है, 400, उसमें 40 बर्थ है, 20 डेथ है एक ईयर में, तो इमिग्रेशन 12 लोगों की हो रही है जो मूव कर रहे हैं दूसरे एरिया में आने के, ठीक है, एंड 12 बाहर जा रहे हैं, 4 अंदर आ रहे हैं, तो आप कैसे पॉपुलेशन साइज को फिर फाइनल पॉपुलेशन साइज कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो यही एंड करें। यस सर। चलो, गुड नाइट, गुड नाइट। तो आज मैंने रिकॉर्डिंग नहीं ऑन करी।